हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो पिछले सेशन में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा था कि हर एक ऑप्शन का क्या मतलब हो सकता है। तो शॉर्ट में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर का ओवरऑल कर लिया कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से शुरू करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रॉस बिटवीन द प्रोजेनी ऑफ F1 एंड द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट कॉल्ड। तो जो F1 की प्रोजेनी है यानी फर्स्ट फीलियल जेनरेशन, जो मेंडल का क्रॉस था उसमें जो फर्स्ट फीलियल जेनरेशन की जो प्रोजेनी है और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज है। ठीक है, तो जो क्रॉस होता है बिटवीन प्रोजेनी ऑफ फर्स्ट फीलियल जेनरेशन यानी कि F1 जेनरेशन और जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले इस क्रॉस का क्या नाम है वो हमें पता होना चाहिए। तो जो क्रॉस बिटवीन प्रोजेनी होता है ऑफ F1 जेनरेशन और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होता है, उसका नाम होता है टेस्ट क्रॉस। अब अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमने जो फर्स्ट F1 जेनरेशन का क्रॉस किया वो किया बिटवीन अ होमोजाइगस टॉल प्लांट विथ अ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, यानी टी को हमने टी के साथ क्रॉस किया तो उससे जो प्रोड्यूस हुआ दैट विल बी हेटेरोजाइगस टॉल प्रोजेनिस। तो इससे हमारा ये प्रोजेनी आएगा इन द F1 जेनरेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बोल रहा है कि इस F1 जेनरेशन के प्रोजेनी को आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करिए। तो इन द टेस्ट क्रॉस में जो हम हेटेरोजाइगस टॉल प्रोजेनी है दैट इज टी ऑफ द F1 जेनरेशन, उसको हमने क्रॉस किया विद अ प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट यानी स्मॉल टी से। तो ये F1 जेनरेशन का कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज हेटेरोजाइगस टॉल को हमने किया होमोजाइगस रिसेसिव दैट इज स्मॉल टी से। तो हमें क्या मिलके आएगा, तो यहाँ से तो एक सिंगल टी जाएगा और यहाँ से हमारा एक कैपिटल टी जा सकता है और एक स्मॉल टी जा सकता है। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमें 50% तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा और अनदर 50% हमें स्मॉल टी यानी 50% टॉल प्लांट्स मिलेंगे एंड 50% ड्वार्फ प्लांट्स मिलेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो टेस्ट क्रॉस तो हमने देख लिया कि टेस्ट क्रॉस में हमें क्या मिला, क्रॉस बिटवीन द प्रोजेनी ऑफ F1 दैट इज हेटेरोजाइगस टॉल एंड द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट को रिसेंबल करने वाला एक दूसरा प्लांट, तो इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब जो टेस्ट क्रॉस है वो यूजफुल कैसे है, उसका क्या यूज है। सो टेस्ट क्रॉस जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन जेनेटिक्स as it tells about the genotype of an unknown pea plant, whether homozygous or heterozygous, showing dominant traits for certain characters. तो अगर डोमिनेंट ट्रेट्स हमें दिख रहा होगा क्योंकि हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से मेल खाता हुआ यानी सिमिलर प्लांट से क्रॉस करने जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि जिससे हम क्रॉस कर रहे हैं वो या तो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। तो इससे हम पता कर पाएंगे हम इस प्लांट का यानी F1 प्रोजेनी कैसा है वो हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्रॉस तो इसी से करना है। सो F1 प्रोजेनी या ऐसा भी टॉल हो सकता था या ऐसा भी टॉल हो सकता था। तो वो पता करने के लिए हम रिजल्ट्स से कंपेयर करेंगे कि रिजल्ट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास F1 जेनरेशन है उसका क्या जीनोटाइप है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डू यू थिंक मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वुड हैव बीन डिफरेंट if characters that he chose were located on the same chromosome? अब जो मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दिया
दैट इज बेस्ड व्हेन कैरेक्टर्स जो हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, सेम क्रोमोसोम पे नहीं है। तो अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो क्या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो डिफरेंट होते अगर जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पे होते। तो जो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो किसने प्रपोज किए हैं? ग्रेगर मेंडल ने प्रपोज किए हैं थ्रू हिज वर्क ऑन गार्डन पी प्लांट्स दैट इज पाइसम सेटाइवम। तो हमें पता है कि पाइसम सेटाइवम पे जो मेंडल है उसने अपना जो भी वर्क किया है वो इस प्लांट पे किया है। और उसके बाद उसने प्रपोज किया है फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन जेनेटिक्स। तो इन्हीं को हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या-क्या आता है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है एंड फाइनली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। ठीक है? तो 3 लॉज हमारे पास दिए हैं मेंडल ने। अब लिंकेज क्या है? तो लिंकेज हमने पढ़ा था कि अगर जीन्स जो हैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम तो वो कभी भी सेग्रीगेट नहीं हो पाएँगे क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो बीच का डिस्टेंस कम होने की वजह से ना तो वो सेग्रीगेट हो पाएँगे, ना ही क्रॉस ओवर हो पाएँगे, यानी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज़ ऑफ लिंकेज। तो जो जीन्स जो हैं अगर लिंक्ड हैं तो क्या होता है उनकी टेंडेंसी होती है टू स्टे कंबाइंड एज अ ग्रुप एंड गेट इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है? तो अगर हमारे पास जो जीन्स होते जो मेंडल ने चूज़ किए हैं वो अलग-अलग क्रोमोसोम्स पे थे। अगर वो सेम क्रोमोसोम पे होते तो जो मेंडल का लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता। क्यों डिफरेंट हो जाता? क्योंकि अगर सेम क्रोमोसोम पे जो हमारे जीन्स हैं वो लोकेटेड होते तो वो लिंकेज को शो करते और लिंकेज को जो शो करेगा वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो नहीं दिखाएगा और ना ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएगा। सो जो लिंक्ड जीन्स हैं वुड नॉट हैव सेग्रीगेटेड एंड गॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन क्योंकि वो तो एक दूसरे के बहुत पास है तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सेग्रीगेट करना। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है हमारे पास वो हमारा नहीं होगा और ये 2 लॉज जो मेंडल ने दिए थे वो हमारे रूल आउट हो जाएँगे इस केस में जब हमारे पास जो जीन्स हैं अगर जीन्स वो उसने चूज़ किए वो सेम क्रोमोसोम पे होते तो हमारे ये 2 लॉज जो हैं वो तो बन ही नहीं पाते। सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा ट्रू होल्ड करता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी नहीं हो पाता और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं हो पाता। सो हाँ, जो लिंकेज है वो अफेक्ट करता है मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। ठीक है? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Enlist the steps of controlled cross pollination. Would emasculation be needed in a cucurbit plant? Give reasons for your answer. तो हम कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन करने जा रहे हैं एक प्लांट के अंदर तो उसका स्टेप्स हमको बताना है और इमैस्कुलेशन क्या चाहिए हमारे पास कुकुरबिट प्लांट में रीजंस बताने हैं। सो कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का क्या मतलब है? कंट्रोल्ड पॉलिनेशन जो है इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोजेनी विथ जीन्स फ्रॉम द सिलेक्टेड पेरेंट्स। सो एक टेक्निक है टू प्रोड्यूस प्रोजेनी विथ जीन्स फ्रॉम द सिलेक्टेड पेरेंट्स। तो हमने सिलेक्टेड पेरेंट्स को लिया है और उसके जीन्स को यूज करके हम प्रोजेनी जो है प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसको हम कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कह रहे हैं कि हमने इस पॉलिनेशन को जो है वो कंट्रोल किया है। तो दिस इज कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। ठीक है? हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो रहा, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। ठीक है? तो उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं कंट्रोल्ड पॉलिनेशन के वो हमारे पास क्या हैं? सो कंट्रोल्ड पॉलिनेशन के जो स्टेप्स हैं वो हैं हमारे पास सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विथ डिजायरेबल ट्रेट्स। अब आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेट्स चाहिए तो आप पहले पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे? इमैस्कुलेशन करेंगे। सो इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ फीमेल प्लांट।
तो जो एंथर है हम उसको रिमूव करेंगे फीमेल पेरेंट से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एंथर है उसमें ही हमारा जो ओवम है वो रहता है फॉर द फीमेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे इन क्लोजिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर विथ पेपर बैग टू अवॉइड कॉन्टैमिनेशन विथ अनवांटेड पॉलन। अब हम नहीं चाहते कि जो एंथर हमने लिया है उसको अनवांटेड पॉलन उस पे आके कॉन्टैमिनेट करे, हमें अपना सिलेक्टेड पॉलन ही चाहिए। तो अब हम कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड पॉलन करेंगे फ्रॉम द डिजायर्ड मेल parent and dusting the pollen on stigma of the emasculated flower। तो हमने pollen को कलेक्ट किया जिस भी मेल प्लांट से हम चाहते हैं, और फिर उस pollen को हम डस्ट करते हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ द emasculated flower। तो स्टिग्मा से वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा टू द एंथर। फिर हम करते हैं रीबैगिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेप्स कि सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया पेरेंट्स को, उसके बाद हमने आंसर को रिमूव कर लिया फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, तो उसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। फिर हमने उसको अच्छे से कवर कर लिया ताकि अनवांटेड पॉलन से हमारा कॉन्टैमिनेशन ना हो। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास पॉलन है हमने मेल प्लांट से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने डस्ट किया उस पॉलन को ऑन द स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। फिर हमने रीबैगिंग किया। तो अब जो इमैस्कुलेशन है, in order to ensure that the desired pollen grains are only transferred to the stigma, anthers from the female flower bud are removed using a pair of forceps before the dehiscence occurs. This is called emasculation। अब emasculation होता क्या है कि हमें चाहिए कि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ही स्टिग्मा तक जाएं। तो अगर हम उसको प्लांट पे ही छोड़ देंगे तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स से कॉन्टैमिनेशन हो सकता है, तो हम वैसा नहीं चाहते। हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को ही चाहते हैं कि वो वहां तक पहुंचे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड को रिमूव करेंगे यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स एंड बिफोर एंथर डेहिसेंस। तो बिफोर एंथर डेहिसेंस हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे एंथर को, और इसी को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन क्या कुकुरबिट प्लांट के अंदर चाहिए होगा। सो जो कुकुरबिट प्लांट है दैट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, दैट मीन्स male is staminate and female pistillate are born separately on different plants। ठीक है, तो हमारे पास जो कुकुरबिट है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होता है, दैट इज मेल किसी और प्लांट का मेल जो है सेपरेट होगा एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेट होंगे, यानी मेल प्लांट सेपरेट होगा, फीमेल प्लांट सेपरेट होगा। सो अगर मेल एंड फीमेल प्लांट ही सेपरेट है तो आप बताइए क्या उसका पॉलन ग्रेन से कॉन्टैमिनेशन हो सकता है। तो पॉलन ग्रेन से कॉन्टैमिनेशन नहीं हो सकता। तो जो कुकुरबिट प्लांट है उसमें हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमैस्कुलेशन तो सिर्फ हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में करते हैं, यानी जहां मेल और फीमेल पार्ट्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स में करते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में करते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में हम इमैस्कुलेशन नहीं करते हैं। और इमैस्कुलेशन है क्या, तो इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ फीमेल प्लांट। तो हमने देख लिया कि क्या स्टेप्स होते हैं हमारे पास, सिलेक्शन होता है, इमैस्कुलेशन होता है, बैगिंग होता है, कलेक्शन ऑफ पॉलन होता है एंड डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। फिर फाइनली हमारे पास होता है रीबैगिंग। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो 4 है हमारे पास, अ पर्सन हैज टू परफॉर्म क्रॉसेस फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीइंग इनहेरिटेंस ऑफ फ्यू ट्रेट्स कैरेक्टर्स, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द ऑर्गेनिजम्स। तो एक पर्सन को कुछ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, तो उसके लिए वो उसको क्रॉसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या क्राइटेरिया, वो किसी को भी तो चूज नहीं कर सकता है फॉर परफॉर्मिंग द क्रॉसेस। उसको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया चाहिए कि मैं किसको चूज करूं क्रॉस परफॉर्म करने के लिए। तो वो किस बेसिस, किस क्राइटेरिया पे जो है चूज करेगा ऑर्गेनिजम्स को। So traits and characters. So character is a feature of an individual
लाइक हाइट, कलर एक्सेट्रा। एंड ट्रेट जो है इज अ स्टेट और डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर विच इज इनहेरिटेड। ठीक है, तो कैरेक्टर हमारा फीचर है, ठीक है, और जो हमारे पास ट्रेट है दैट इज अ डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर। जैसे कि हमारा स्टेम हाइट जो है वो कैरेक्टर है, और टॉल एंड ड्वार्फ जो है वो ट्रेट्स है, दैट इज वेरिएंट है ऑफ स्टेम हाइट। तो हाइट हमारे पास टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। सो दिस हाइट, HEIGHT, हाइट इज द कैरेक्टर and these are the traits और variants of character। ठीक है, तो अब हमारे पास, अब हम किसको लें हमारे पास कि हम उसको यूज करके क्रॉस को परफॉर्म कर सकें। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म इन स्टडीइंग इनहेरिटेंस ऑफ अ फ्यू ट्रेट्स। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है, इट द ऑर्गेनिज्म शुड बी प्योर, दैट इज होमोजाइगस, सो दैट इट प्रोड्यूसेस क्लोन्स। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्योर होना चाहिए, वो हेटेरोजाइगस नहीं होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए। Then it should have a short life cycle so that many generations can be studied in a year। तो क्योंकि हम मेनी जनरेशंस को स्टडी करना चाहते हैं इन अ ईयर, तो उसकी लाइफ साइकिल जो है शॉर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ साइकिल में ही बहुत टाइम लग रहा है तो हमारे स्टडी को भी बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम वैसा नहीं चाहते हैं। Then it should be easily handled and maintained, for example ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला जैसे ड्रोसोफिला को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वैसा हमें ऑर्गेनिज्म चूज करना है। ऐसा नहीं चूज करना है जो हमसे हैंडल या मेंटेन ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम फिर उसको उसका क्रॉस परफॉर्म करने में फिर से हमें जो है वो काफी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इजीली हैंडलेबल एंड मेंटेन्ड ऑर्गेनिज्म हमको लेना है। Then it should have distinct contrasting traits or characters, for example seed color in a pea plant। अब आप ही देखिए कि जो सीड कलर होता है पी प्लांट में वो कितना डिस्टिंक्ट है, या तो येलो या तो ग्रीन, यानी दे आर डिस्टिंक्ट कलर्स, ऐसा कोई ब्लेंडिंग कलर्स नहीं है। देन it should produce more progenies, gathering more information from more progenies gives accurate data। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनीज जो है उस ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने चाहिए। तो जितने ज्यादा प्रोजेनीज होंगे उतना ज्यादा हमारे पास डेटा होगा, और अगर ज्यादा डेटा होगा तो वो और एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट होके आएगा। देन सेल्फ पॉलिनेशन शुड बी पॉसिबल इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो अगर हम प्लांट्स को ले रहे हैं फॉर स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें खुद कंट्रोल पॉलिनेशन करना पड़ा, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा। देन ऑर्गेनिजम्स मस्ट शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सो ऑर्गेनिजम्स को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाना चाहिए, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होने चाहिए इन द ऑर्गेनिज्म, ताकि हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, पहले तो ऑर्गेनिज्म प्योर होना चाहिए, शॉर्ट लाइफ साइकिल होना चाहिए, इजिली हैंडलेबल एंड मेंटेनेबल होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होने चाहिए, कलर हो गया, हमारे पास हाइट हो गया, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनिस प्रोड्यूस करे तो अच्छी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होना चाहिए, अगर ऑर्गेनिज्म है तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमारा जो है वो शो करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे फॉर सिलेक्टिंग द ऑर्गेनिजम्स फॉर परफॉर्मिंग क्रॉसेस फॉर द स्टडिंग ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स। तो हम ऐसे चूज करेंगे, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकते फॉर स्टडिंग कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो शोज अ पर्टिकुलर ट्रेट विच इज एब्सेंट इन पेरेंट्स बट प्रेजेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ sexes। Draw your conclusion based on the basis of the pedigree। तो इस पेडिग्री से हमें कंक्लूजन निकाल के बताना है कि आखिर क्या है जो पेरेंट्स में नहीं है पर दोनों साइड ऑफ द प्रोजेनीज यानी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के अंदर दिख रहा है, जबकि वो पेरेंट्स में प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऐसा क्या है, कौन सा डिजीज है। तो सबसे पहले जो पेडिग्री एनालिसिस है उसके हमें सिंबल्स पता होने चाहिए कि इन सबका क्या मीनिंग है।
सो पेडिग्री एनालिसिस हम करते क्यों हैं? टू स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन और ट्रेट दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव इन अ फैमिली। तो फैमिलीज में जो डिजीजेस ट्रैवल करती हैं वो डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं, उसको पता करने के लिए हमें पेडिग्री एनालिसिस का यूज करना पड़ता है। हम पेडिग्री एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस? सो ये जो हमारा स्क्वायर स्क्वायर है दैट मीन्स अनअफेक्टेड मेल या फिर नॉर्मल मेल। सर्कल जो है इट मीन्स अनअफेक्टेड या फिर नॉर्मल फीमेल। उसके बाद हमारा ये है मेटिंग ऑफ पेरेंट्स। तो ये हम देख सकते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट मीन्स मेटिंग ऑफ पेरेंट्स। दिस वर्टिकल लाइन इज मेंट फॉर ऑफस्प्रिंग्स। देन हमारे पास अगर शेडेड स्क्वायर है, जहां जैसे कि हमें दिख रहा है शेडेड स्क्वायर है दैट रिप्रेजेंट्स अफेक्टेड मेल एंड द शेडेड सर्कल रिप्रेजेंट्स अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, तो हमें पता तो कि मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स मेटिंग ऑफ पेरेंट्स, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स ऑफस्प्रिंग्स। जो शेडेड स्क्वायर्स हैं दे विल रिप्रेजेंट अफेक्टेड मेल्स एंड द शेडेड सर्कल्स विल रिप्रेजेंट अफेक्टेड फीमेल्स। ठीक है, अब आप देखिए तो जो पेडिग्री चार्ट हमें दिख रहा है इन द क्वेश्चन, इट शोज अ पर्टिकुलर ट्रेट विच इज एब्सेंट इन पेरेंट्स बट प्रेजेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्सेस। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्सेस जैसे ही उसने बोला तो सेक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, मेल और फीमेल दोनों को हो रहा है, यानी इट इज नॉट लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम। तो ये ऑटोसोमल हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो पेरेंट्स में भी दिखना चाहिए था, क्योंकि डोमिनेंट है तो पेरेंट्स में भी दिखना चाहिए था, ना ही कि सिर्फ ऑफस्प्रिंग्स में दिखे। तो अगर ऑटोसोमल रेसेसिव है यानी जो माँ है उसके पास भी एक रेसेसिव जीन होगा और जो फादर है उनके पास भी एक रेसेसिव जीन होगा, और इन दोनों के साथ आने पे मेल या फीमेल किसी में भी आए, क्योंकि ऑटोसोम्स है तो ऑटोसोम्स किसी में भी आ सकते हैं, इसलिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। तो पेरेंट्स क्यों नहीं शो कर रहे हैं? क्योंकि दे मस्ट बी हेटेरोजाइगस फॉर द ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर, तो वो शो नहीं कर पाएंगे। सिंस अ रिसेसिव ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस, हेंस द ट्रेट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारे पास हेटेरोजाइगस हैं उस ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के लिए, जबकि उनको होना चाहिए था होमोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस हैं तो उनमें तो शो नहीं कर पाएगा ये जो ट्रेट है। So child does have the probability to show homozygous recessive combination, as he or she can receive that particular recessive allele from both the parents. तो चाइल्ड मेल हो या फीमेल हो दोनों का ही चांस है टू रिसीव ऑटोसोमल रिसेसिव जीन फ्रॉम द मदर एंड फादर। तो जो होमोजाइगोसिटी के वजह से एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्रेट का। सो जो हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी यहाँ पे हो सकता है ए आर और ए आया हो, तो यहाँ पे ये मेल है वो कैरियर हो जाएगा। सो हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं दे आर द कैरियर्स एंड दे अपीयर्ड नॉर्मल इन द पेडिग्री। तो पेडिग्री में वो नॉर्मल दिख रहे हैं पर एक्चुअली वो कैरियर्स हो सकते हैं इस डिजीज के। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने पेडिग्री एनालिसिस किया। तो ऐसे ही आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, इन तीनों के भी आपको पेडिग्रीज जो है वो आने चाहिए। वो आपने एक बार देख लेना है, बाकी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर आपने अगर एक बार देख लिया है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द F1 generation, Mendel pollinated a pure breeding tall plant with a pure breeding dwarf plant, but for getting the F2 generation, he simply self-pollinated the tall F1 plants. क्यों किया ऐसा मेंडल ने? सो सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F2 जनरेशन जो मेंडल ने किया वो क्यों किया, आखिर उसके पीछे का हमारा क्या एक्सप्लेनेशन है जो मेंडल हमें देता है? सो मेंडल है उसने क्या किया, पॉलिनेटेड अ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट
with a pure breeding dwarf plant in order to obtain the F1 generation. ठीक है, तो F1 generation हमें पता है कि उसने प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट को यूज किया था और उसको किससे क्रॉस किया था, प्योर ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट से। तो उससे क्या हुआ, F1 जनरेशन उसको मिला और उसमें he got only the tall plants in the F1 generation as the dwarf plants were missing. अब क्या किया उसने, सेल्फ पॉलिनेट किया टॉल प्लांट्स ऑफ F1 generation to extract out another dwarf which was hidden in the F1 generation. तो अब देखिए जब उसने क्या किया, जब उसने प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट को प्योर ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट से किया तो हमें सिर्फ टॉल प्लांट्स मिले, हमें जो डॉर्फ कैरेक्टर है वो तो हमारा मिसिंग हो गया, वो हमारा हिडन हो गया। तो हम अब मेंडल चाहता था कि वो डॉर्फ कैरेक्टर जो है वो वापस से आए इन द F2 जनरेशन, और इसीलिए उसने क्या किया, F2 जनरेशन को फिर में जो हमारा डॉर्फ कैरेक्टर है उसको फिर से लाने के लिए उसने सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, द हेटेरोजाइगस वो वापस आ गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इट हेल्प्ड इन स्टडीइंग द इफेक्ट्स ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स ऑफ अ जीन। तो इसके हेल्प से हमें जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स है उनके स्टडी करने में हेल्प मिल गई बिकॉज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन इन F2 जनरेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Genes contain the information that is required to express a particular trait। ये हमें एक्सप्लेन करना है कि जो जीन्स हैं उनके पास ही इंफॉर्मेशन होती है फॉर expressing a particular trait। तो जो जीन्स है that contain information for the information for the formation of a particular trait। तो जीन्स जो है उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो जीन्स से हमारा या तो प्रोटीन बन सकता है या फिर हमारा हार्मोन बन सकता है या फिर हमारा एंजाइम बन सकता है। तो कहीं ना कहीं या तो ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट, अदरवाइज कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, अदरवाइज कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जीन से हमारा या तो प्रोटीन बन सकता है या हार्मोन बन सकता है या एंजाइम बन सकता है, एंड एट द एंड ये जो तीनों हैं ये अफेक्ट करेंगे जो हमारा ट्रेट जो बाहर आ रहा है उसके बनने में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, एंड दिस इज डन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो हमें पता है कि जब हमारा जो जीन्स है दैट इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए जब बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड आरएनए टू प्रोटीन जब बनता है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सो ये जीन्स अल्टीमेटली या तो प्रोटीन बनता है या तो हार्मोन बनता है या फिर एंजाइम बनता है, एंड तीनों ही जो ट्रेट के शो करने में या फिर ट्रेट को दिखाने में, ट्रेट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं या हार्मोन्स हैं या एंजाइम्स हैं। तो ये आते कहाँ से हैं, तो ये सब आ रहा है हमारा जीन्स के अंदर से ही, जीन्स में ही सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की जीन्स में कैसे है हमारे पास इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, वो हमने एक्सप्लेन किया। देन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, how alleles of a particular gene differ from each other, explain its significance। so alleles जो होते हैं पर्टिकुलर जीन के, how are they different from each other, और हमें उसका सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक है, सो जो एलील्स होते हैं, the alleles are alternative forms of genes that control the expression of a trait in an organism। तो जो एलील्स होते हैं दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, एक जीन के दो फॉर्म्स को हम एलील्स बोलते हैं और एलील्स ही एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो एलील्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द सेम लोकाई इन अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उसमें एलील्स जो है सेम लोकस पे लोकेटेड होते हैं ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स, एंड दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन्स। सो डिफरेंस बिटवीन एलील्स क्या है, so alleles are polymorphs that differ in their nucleotide sequences
रिजल्टिंग इन कॉन्ट्रास्टिंग phenotypic expressions. जैसे कि height of a pea plant जो है is a character encoded by a gene which has two alleles. Capital T is responsible for tallness and small t is responsible for dwarfness. So T and T are DNA sequences that differ in their nucleotide composition, resulting in different phenotypic expressions. Usually alleles when compared show dominance और recessiveness. तो अब क्या बोल रहा है कि एलील्स जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन है और वो डिफर किस में करते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में डिफर करते हैं. जैसे हमारा कैरेक्टर है अगर हाइट, तो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी है एंड ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी है. सो जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है वो डिफर करेंगे इन देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, और उसके वजह से जो हमारे पास टॉलनेस है या डॉर्फनेस है उसमें डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस आएगा बिकॉज ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब जो डोमिनेंट एलील है वो क्या चीज है? So dominant allele is an allele that expresses or influences the phenotype and prevents the expression of other alleles of the same gene for a particular trait in an organism. ठीक है, तो डोमिनेंट अगर है यानी कि वो अपनी मर्जी चला रहा है, यानी एक्सप्रेस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है फिनोटाइप और प्रिवेंट कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील्स. तो अगर हमारे पास डोमिनेंट टी है और स्मॉल टी है तो ये ही सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये स्मॉल टी को एक्ट ही नहीं करने दे रहा. तो यानी कि जो एलील्स इनकोडिंग टॉलनेस है दे विल सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस. तो ये कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को सप्रेस कर देता है और टॉलनेस ही हमें देखने को मिलता है. जबकि जो रिसेसिव एलील है इट इज एन एलील whose expression is masked or prevented by the dominant allele of the same gene for a particular trait in an organism. यानी इसका ये जो है मास्क हो जाता है बाय द डोमिनेंट एलील, और ये तभी दिखा पाएगा जब दोनों रिसेसिव कंडीशन में हो. कोई भी डोमिनेंट एलील इधर नहीं होना चाहिए जो इसके इफेक्ट को मास्क कर सके, तभी ये अपना इफेक्ट जो है वो दिखा पाएगा. अब ये तो हुआ हाउ आर एलील्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हमें सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है. अब सिग्निफिकेंस ऑफ एलील्स क्या है? दैट इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म. इसी से हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स है वो कंट्रोल होता है. देन हमारे पास कैरेक्टर मे हैव टू और मोर phenotypic expressions because of the presence of multiple representative alleles. अब हमारे पास कैरेक्टर्स जो है जैसे टॉलनेस है उसका जैसे हाइट है उसका टॉल और एंड ड्वार्फ है, तो अगर हमारे पास और मल्टीपल एलील्स होते तो हमारे पास और फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस होते, टॉल, ड्वार्फ, मीडियम हाइट, इंटरमीडिएट हाइट. तो वो एलील्स के वजह से ही हमारे पास जो इतनी वैरायटीज हैं वो बन के हमें आ रही हैं, बन के हमें दिखाई दे रही हैं. Then presence of alleles and its recombinations during meiosis leads to variation in a population. तो एलील्स और उनके कॉम्बिनेशन से ही हमें डिफरेंट वेरिएशंस जो है पॉपुलेशन के अंदर वो दिखने को मिलते हैं. एंड इट इज हेल्पफुल इन द स्टडीज ऑफ इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस के स्टडी में जो एलील्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, वो हेल्प करते हैं इन स्टडीइंग स्टडीज ऑफ इनहेरिटेंस को. स्टडीज ऑफ इनहेरिटेंस में ये हेल्प करते हैं एलील्स जो है हमारे पास, डिफरेंट डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ प्लांट्स with red and white flowered plants, Mendel got only red flowered plants. On self-pollinating these F1 plants, he got both red and white flowered plants in 3:1 ratio. Explain the basis of using RR and RR symbols to represent the genotype of plants of parental generation. ठीक है, तो ये क्रॉस के बारे में पूरा दे रखा है कि क्या किया मेंडल ने, रेड एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स को क्रॉस किया. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस. तो एक कैरेक्टर हमने लिया तो हम उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इतना तो हमें अभी तक पता है. सो हमने प्लांट लिया व्हाइट फ्लावर्स के साथ और उसको क्रॉस किया प्लांट विथ रेड फ्लावर्स के साथ. तो इससे क्या होगा? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ प्लांट्स विथ रेड एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स
अप टू F1 जनरेशन, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया हमने, रेड फ्लावर्ड प्लांट्स को लिया एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स को लिया, ठीक है। तो मेंडल को क्या मिला, आर मिला होगा, यानी सारे रेड कलर्ड फ्लावर के प्लांट्स मिले होंगे इन द F1 जनरेशन, क्योंकि रेड जो है वो डोमिनेंट एलील है and codes for R, capital R is the dominant allele and it is coding for red flowered plants, ठीक है। जबकि हमारा small r जो है that is recessive allele trait that does not encode flower color as its effect is masked by the dominant R allele। तो जो स्मॉल आर है वो किसी कलर के लिए कोड नहीं करता, तो हमारे पास जो फ्लावर का कलर है दैट कम्स एज वाइट, ठीक है। तो स्मॉल आर जो है उसकी मास्किंग होती है, यानी कि वो रिसेसिव एलील है। उसके बाद हमने F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या है हमारे पास, तो सारे रेड फ्लावर्ड प्लांट्स हैं बट दे आर नॉट प्योरर, यानी कैपिटल आर नहीं है यहाँ पे, दे आर कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद हम ये हम पता कैसे करेंगे, तो F2 जनरेशन से, ठीक है। तो F2 जनरेशन में F1 जनरेशन में आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, दे आर ऑल हाइब्रिड रेड फ्लावर्ड प्लांट्स, ठीक है। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे, तो क्या होगा, अब हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा, देन अगेन आर मिलेगा एंड आर मिलेगा। तो F2 जनरेशन के अंदर जो हमें फिनोटिपिक रेशियो मिला, रेड इज टू व्हाइट का, वो 3:1 मिला, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिला। तो इससे हमें पता क्या चलता है, तो इससे हमें पता चलता है जो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो, द ट्रेट व्हाइट कलर which was masked in the F1 generation reappeared in the F2 generation, वो तो हमें दिखा। So जो red and white traits हैं, they were identical to their parental type and did not show any blending. So मेंडल ने क्या किया, कैपिटल आर और स्मॉल आर को यूज किया टू रिप्रेजेंट द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि जो ट्रेट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं एंड दे आर नॉट शोइंग एनी ब्लेंडिंग। तो हम कैपिटल आर लिख सकते हैं फॉर रेड एंड स्मॉल आर लिख सकते हैं फॉर व्हाइट, क्योंकि ब्लेंडिंग हो ही नहीं रही है, तो बीच का कलर तो कोई आ ही नहीं रहा है, यानी हम डिस्क्रीट जो जीनोटाइप्स हैं उन फ्लावर्स को दे सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग ही नहीं हो रही है। ब्लेंडिंग ही हमारा कंसर्न था कि अगर पिंक हो जाता तो हम इसको क्या नाम देते, ठीक है। तो अगर हमारे पास ब्लेंडिंग ही नहीं हो रही है तो हम डिस्क्रीट जीनोटाइप दे सकते हैं फॉर रेड एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स जीन्स प्रोवाइड ओनली द पोटेंशियलिटी एंड द इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी, कमेंट ऑन द वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स के लिए जीन्स जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जबकि इन्वायरमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या है, सो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, आप सोचिए जो जीनोटाइप है दैट इज द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जबकि फिनोटाइप है जो हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाहर से दिख रहे हैं, दैट इज फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो है हमारे पास, ठीक है। और ये फिनोटाइप क्या होगा, फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ इट्स जीनोटाइप से हमें मिलेगा फिनोटाइप। अब क्या होता है कि जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है इन कंट्रोलिंग अ फिनोटाइप, ठीक है। सो इंटरैक्शन होता है हमारे पास, इंटरैक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स लीड्स टू वेरिएबिलिटी। तो आप ही सोचिए अगर हमारे पास जीन है पर इन्वायरमेंट में कुछ तो ट्रिगर है या कुछ तो हमारे पास चेंजिंग कंडीशंस है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारा जीन होते हुए भी हमारे पास वो कैरेक्टर शायद शो ना हो, बिकॉज इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा कंडीशन है या कुछ ऐसी वेरिएबिलिटी है, ठीक है। तो जीनोटाइप जो है, तो जो जीनोटाइप है इट डिसाइड्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, thus it informs about the potential of an organism to survive in a specific condition, ठीक है। तो जीनोटाइप जो है वो डिसाइड करता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन में सरवाइव करेगा। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा
affect the and alter the gene expressions. जैसे जो phenotype है that is equal to genotype plus environment, ठीक है? तो phenotype is actually the trait, ठीक है? और genotype जो है हमारे पास potential, आपके पास पोटेंशियल है अगर आपके पास वो जीन है, पर अगर इन्वायरमेंट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तो भी आपका ट्रेट वैसे एक्सप्रेस नहीं होगा जैसा वो जीन चाहता है, जैसा वो उस जीन के पास पोटेंशियल है। सो ट्रेट इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस अपॉर्चुनिटी। तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, आपके पास जीन भी होना चाहिए, तभी वो आप पर्टिकुलर ट्रेट जो है उसको दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A, B, D are three independently assorting genes with their recessive alleles A, B, D respectively. A cross was made between individuals of AA, BB, DD genotype with AA, BB, DD. Find out the type of genotypes of the offspring produced. ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स है, दैट इज जीन्स जो है वो सिग्रीगेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, वो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट नहीं है, तो उनमें कोई भी लिंकेज शो नहीं हो रहा है, तो वो आराम से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। अब पहले तो हम गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ए बी डी जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग है एंड ए बी डी जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग है। तो अक्रॉस हमने किया ए ए बी बी डी डी से, हम उसको मेल मान लेते हैं, और स्मॉल ए बी बी डी डी से तो उसको हम फीमेल मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से लेना चाहें जीन्स को तो आपको क्या मिलेगा? तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द इंडिविजुअल विद जीनोटाइप ए ए बी बी डी डी, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ का हमने ए लिया डोमिनेंट और यहाँ का हमने लिया बी स्मॉल एंड कैपिटल डी। ठीक है, और फिर हम अगर लेना चाहें तो ए हम स्मॉल ले सकते हैं, बी तो हमेशा यही होगा एंड डी विल बी ऑल्सो कैपिटल। तो हमें यहाँ पे दो गैमेट्स मिले फ्रॉम दिस पेरेंट, दैट इज इंडिविजुअल। इस इंडिविजुअल से हमें दो गैमेट मिले जो कि है ये एक और ये एक। जबकि आप रिसेसिव इंडिविजुअल से अगर गैमेट देखें तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि यही है आपके पास स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, आपको ये गैमेट मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको सबसे पहले गैमेट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है सीधा सीधा, ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्रॉस कर देना है एंड जो भी ऑफस्प्रिंग्स आए उसका जीनोटाइप लिख देना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, that is, in our society a woman is often blamed for not bearing male child. Do you think it is right, justify? तो हमारे सोसाइटी में ऐसा है, टाबू है कि मेल चाइल्ड अगर नहीं हो रहा है तो उसमें जो माँ है उसकी गलती है। तो क्या ये सही है ऐसा बोलना और ऐसा हमारे पास ऐसा एक्यूजेशन लगाना, क्या ये सही है? तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस है दैट इज XX XY टाइप, वी ऑल नो दैट, and humans bear two different type of sex chromosomes, that is X and Y. जो फीमेल्स है उनके पास XX होता है, while मेल्स जो है उनके पास XY होता है as their sex chromosomes. अब आप ही देखिए, जो फीमेल है दैट इज होमोगैमेटिक, यानी XX है उसके पास, दैट इज शी विल प्रोड्यूस 2 X क्रोमोसोम्स, जबकि मेल जो है हेट्रोगैमेटिक है एंड ही विल ओनली प्रोड्यूस X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, आप फर्टिलाइजेशन के समय के बारे में सोचिए कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल तो हमारे पास होमोगैमेटिक ही है, तो वो तो या एक्स ही देगी, एक्स क्रोमोसोम देगी, जबकि जो मेल है हमारे पास वो XY है, वो या तो X दे सकता है या तो Y दे सकता है। ठीक है, ये तो हमने अभी अभी देखा कि ये तो X ही दे सकती है एक, अगर उसको देना है। एंड तो जो फीमेल गैमेट है विद X क्रोमोसोम,
fuses with the male gametes having either X और Y क्रोमोसोम। अब जो ये फीमेल के तो सारे ओवम X क्रोमोसोम्स ही कैरी करते हैं, पर स्पर्म्स ही है जो कुछ X करते हैं और कुछ Y करते हैं, ठीक है? सो अगर हम कहें कि मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, तो ये मिथ है, क्योंकि जो ओवम है उसके पास तो हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम है। वो तो मेल का एक्स क्रोमोसोम आता है तो हमारी फीमेल फीटस होता है, एंड अगर मेल का वाई क्रोमोसोम आता है तो हमारे पास मेल ऑफस्प्रिंग होता है। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी जो है वो ब्लेम करती है वुमन फॉर बियरिंग अ फीमेल चाइल्ड, पर जो हमारे पास डिफरेंशिएटिंग क्रोमोसोम है वो क्लियरली जो है हमारे पास मेल से आता है। सो अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल चाइल्ड होगी, एंड मेल से वाई क्रोमोसोम आएगा तो मेल चाइल्ड होगा। यानी मेल ही है डिसाइडिंग फैक्टर, नॉट द फीमेल। सो ब्लेमिंग द वुमेन फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, दैट इज अ कंप्लीट मिथ। और ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। हमने देख लिया कि किसके वजह से डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस तो आ रहा है हमारे पास मेल गैमेट के वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द फीमेल गैमेट। सो इट इज नॉट राइट, इट इज डेफिनेटली रॉन्ग। सो दिस इज अ मिथ जो होता है वुमेन को ब्लेम करना फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द जेनेटिक बेसिस ऑफ रिंकल्ड फिनोटाइप ऑफ पी सीड। तो जो रिंकल्ड फिनोटाइप है पी सीड का, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो हमें पता है एलील्स का क्या मतलब है, तो वो दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाई ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो राउंड एंड रिंकल्ड फॉर सीड शेप जो है, दे आर एलील्स, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है? अब क्या है जेनेटिक बेसिस ऑफ रिंकल्ड फिनोटाइप? क्या है कि जो आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है, दे आर द एलील्स ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड शेप। तो सीड शेप का जीन है हमारे पास और उसके एलील्स है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो इस केस में जो कैपिटल आर है दैट इज द डोमिनेंट वन, ठीक है? तो कैपिटल आर जो है दैट इज द डोमिनेंट एलील, एंड वो किसके लिए कोड करता है? तो कोड करता है फॉर राउंड पी सीड्स। जबकि जो हमारे पास स्मॉल आर है वो इस केस में हमारे पास है रिसेसिव काइंड। तो ये रिसेसिव एलील है, एंड ये किसके लिए कोड करता है? सो दिस वन विल कोड फॉर wrinkled pea seeds. Based on the presence of alleles, the expression of traits differ as follows. तो अब आप देखिए कि अगर हमारे पास कैपिटल आर है तो दोनों डोमिनेंट है, तो हमें राउंड सीड देखने को मिलेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर है तो भी हमारे पास कैपिटल आर डोमिनेंट है, और कैपिटल आर किसके लिए कर रहा है? तो राउंड के लिए कोड कर रहा है, तो इस केस में भी हमें राउंड सीड देखने को मिलेगा। देन हमारे पास स्मॉल आर हो सकता है, तो इस केस में होमोजाइगस रिसेसिव हमें रिंकल्ड सीड देखने को मिलेगा। सो रिंकल्ड फिनोटाइप को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जेनेटिक बेसिस यानी जीनोटाइप इसका क्या होगा? सो जीनोटाइप विल बी स्मॉल आर आर, क्योंकि इसका मास्किंग हमें नहीं चाहिए, तो हमें कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं, डोमिनेंट एलील नहीं चाहिए, ठीक है? तो हमें अगर डोमिनेंट एलील नहीं चाहिए तो हम दोनों स्मॉल होने चाहिए, तभी इसका जेनेटिक बेसिस हमें समझ में आता है कि रिसेसिव है हमारा रिंकल्ड फिनोटाइप। तो वो कब होगा? जब हमारा जीनोटाइप भी दोनों स्मॉल लेटर्स में हो, दोनों रिसेसिव हो, तो वो हमारा रिंकल्ड फिनोटाइप का जेनेटिक बेसिस हो जाएगा, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इवन इफ character showing multiple allelism, an individual will only have 2 alleles for that character. Why? तो अगर एक कैरेक्टर जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म को शो करता है, तो भी उस इंडिविजुअल के पास सिर्फ 2 एलील्स होंगे उस कैरेक्टर के लिए। सो मल्टीपल एलिलिज्म का क्या मतलब है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो जनरली हमने देखा कि 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं एक जीन के, और उसी को हम एलील बोलते हैं, ठीक है? ये हमने देखा जनरली। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन है, यानी अब मोर देन 2 फॉर्म्स है, तो आपके पास उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म।
तो आपके पास मल्टीपल एलेलिज्म की अगर प्रॉपर्टी आपको किसी जीन में है, तो भी आप जो इंडिविजुअल है उसके पास सिर्फ 2 एलील्स होंगे उस कैरेक्टर के लिए, तो ऐसा क्यों होगा? तो मल्टीपल एलील्स हमें समझ में आ गया एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके अंदर जो है हमारे पास मेनी एलील्स है फॉर द सेम जीन, ठीक है। अब एलील्स क्या है? अ पेयर ऑफ जीन्स दैट एम्प्लॉय अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट आर कॉल्ड एलील्स. The organism's genotype is called homozygous if a pair of alleles are similar. If the organism genotype is heterozygous, the pair of alleles differ. तो एलील का हमने सब कुछ देखा है कि दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। अब मल्टीपल एलिलिज्म होने के बाद भी जो इंडिविजुअल्स तो पॉपुलेशन में होंगे, हमें पता है कि इंडिविजुअल जो है पॉपुलेशन में होंगे 2n क्रोमोसोम्स होंगे एंड दे विल possess only 2 alleles for a gene. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम तो अगर ब्लड ग्रुप ए बी चाहिए, सो आई बी होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होके आएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में तो सारे डिफरेंट डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे। सो किसी के पास आई ओ होगा, किसी के पास IB-IO होगा, किसी के पास IO-IO होगा, किसी के पास IA-IB होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक जीन के कितने मल्टीपल एलील्स हमें दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। तो मल्टीपल एलिलिज्म पॉपुलेशन में हमें मल्टीपल एलील्स देखने को मिलेंगे, पर आप अगर एक इंडिविजुअल में देखने की कोशिश करें, तो एक इंडिविजुअल में हमें 2 ही दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक में तो 2 ही दिख रहे हैं हमें सारे केसेस में, पर अगर हम टोटल देखें तब तो हमें 3 डिफरेंट एलील्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब पॉपुलेशन में मल्टीपल एलील्स होंगे, बट एक जो इंडिविजुअल है उसमें सिर्फ 2 एलील्स होंगे फॉर दैट कैरेक्टर। और क्यों हमने देख लिया? क्योंकि पॉपुलेशन में है सारे मल्टीपल एलील्स, एक ऑर्गेनिज्म में तो मल्टीपल एलील्स हम नहीं डाल सकते, ऑर्गेनिज्म में एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील्स होंगे, ठीक है, फॉर दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाउ डज अ म्यूटाजन इंड्यूस म्यूटेशन? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि म्यूटाजन जो है वो कैसे म्यूटेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है। सो म्यूटाजन जो है इट इज अ सब्सटेंस और एजेंट दैट कॉजेज ऑल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो एक सब्सटेंस है या एक एजेंट है जो क्या कर रहा है? ऑल्टरेशन कर रहा है इन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए सीक्वेंस में कुछ कुछ तो गड़बड़ या ऑल्टर कर रहा है, यानी उसको कुछ तो चेंजेस ला रहा है इन द डीएनए सीक्वेंस। सो जो डीएनए है दैट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और वो बनता कैसे है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से बनता है। तो उसमें आता है ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो एनी चेंज होगा इन द डीएनए सीक्वेंस इंड्यूसेस चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए सीक्वेंस में कुछ भी अगर हमारे पास चेंज हो रहा है, सो इट विल अफेक्ट कि ऑर्गेनिज्म में भी कुछ तो डिफरेंस आएगा, उसी को हम म्यूटेशन बोलेंगे। सो म्यूटाजेंस जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिर केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। सो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस में फॉर एग्जांपल है हमारे पास म्यूटाजेनिक ऑन्कोजेनिक वायरसेस हो सकते हैं। जो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस में हमारे पास वायरस है जो मेनली म्यूटेशन कॉज कराते हैं इन द डीएनए। सो वायरसेस हो सकते हैं एंड रेप्लिकेट यूजिंग द सेल्स मशीनरी। सो जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं? डीएनए में म्यूटेशन कराते हैं, फिर उन अपने जो सीक्वेंसेस है उसको डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं, फिर सेल की मशीनरी को यूज करके वो खुद रेप्लिकेट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दैट इज HPV।
एचपीवी जो है वो क्या करता है, सेल के अंदर घुस के इन्फेक्ट करता है, डीएनए में म्यूटेशन कराता है एंड रेप्लिकेट करने लगता है इनसाइड द यूजिंग द सेल्स मशीनरी। ठीक है, तो ये है हमारे पास बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। देन कम्स केमिकल म्यूटाजेंस। जो केमिकल म्यूटाजेंस है उसमें आते हैं केमिकल्स जैसे कि कॉल्चिसिन, जो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं पॉलीप्लॉइडी बाय इनहिबिटिंग स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हुआ केमिकल म्यूटाजेंस। उसके बाद केमिकल में आता है और नाइट्रस एसिड। तो क्या कराता है ये, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑन ए, जी एंड सी बेसिस which contain amino groups। ठीक है, देन कम्स एक्रीडीन्स एंड एक्रीडीन्स। हमारे पास एक्रीडीन्स होगा एंड प्रोफ्लेविन्स, दे आर वेरी पावरफुल म्यूटाजेंस। तो ये क्या करते हैं, दे कैन इंटरकैलिएट बिटवीन डीएनए बेसेस एंड इंटरफेयर विद डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन से इंटरफेयर करते हैं। देन बेस एनालॉग्स जो है, दे कैन कॉज मिसपेयरिंग एंड इवेंचुअली alter DNA sequence in the subsequent daughter strands produced। तो बेस एनालॉग्स की वजह से मिसपेयरिंग हो सकती है। ठीक है, देन है हमारे पास फिजिकल म्यूटाजेंस। क्या हो सकते हैं, तो फिजिकल हो सकते हैं टेम्परेचर एंड रेडिएशन। तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज आ गया, गामा रेज आ गया, एक्स रेज आ गया। दे इंड्यूस म्यूटेशन बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स इन डीएनए स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूवी रेज देखें तो दे कॉज थायमीन डाइमर फॉर्मेशन दैट डिस्टर्ब्स डीएनए डबल हेलिक्स एंड कॉजेस डीएनए एंड अफेक्ट्स डीएनए रेप्लिकेशन। सो यूवी रेज की वजह से क्या होगा, जो थायमीन डाइमर है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। सो डाइमर अगर बन गया तो डीएनए डबल हेलिक्स को वो अफेक्ट करेगा एंड फाइनली ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन को अफेक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि जो म्यूटाजेंस है आखिर वो कैसे म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल्स भी दिए और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन भी किया कि आखिर वो करते क्या है सेल के अंदर, जिससे हमारा म्यूटेशन होता है और उस म्यूटेशन का सेल में क्या फर्क पड़ता है वो भी हमने देखा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो हमने आज भी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझने का कोशिश किया। आज हमने और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ पेडिग्री के बारे में समझा। फिर हमने म्यूटेशंस के बारे में देखा। फिर हमने कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीनोटाइप और फिनोटाइप को और अच्छे से समझने की कोशिश की। तो जैसे जैसे हम और क्वेश्चंस करेंगे वैसे हमारी इस चैप्टर की नॉलेज जो है वो बढ़ती जाएगी और हमारे कंफ्यूजन्स कम होते जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।